बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जिसे आप गफलत भी कह सकते हैं, लापरवाही भी कह सकते हैं। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे हर इंसान के पास कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं और उन राइट्स के इक्विवेलेंट जो दूसरे इंसान हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उन राइट्स को इन्वेड ना करें, कोई भी ऐसी केयरलेसनेस ना दिखाएं कि जिससे दूसरे बंदे का कोई भी राइट वायलेट हो, दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए, उसकी बॉडी का नुकसान हो जाए, उसकी रेपुटेशन का नुकसान हो जाए। तो ये अगर हमारे पास राइट्स हैं तो हमारी दूसरे बंदों के लिहाज से ड्यूटी भी बनती है कि हम एक ड्यू केयर एक्सरसाइज करें, जो कि एक रीज़नेबल आदमी को करना चाहिए। तो नेग्लिजेंस जो वर्ड है ये निकला है नेग्लिजेंटिया से। नेग्लिजेंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फेलियर टू पिक अप, यानी कि जो आपकी जब ड्यूटी बनती है कि दूसरे बंदे के राइट्स को वायलेट ना करना, एक केयर करना ताकि दूसरे बंदे को कोई भी नुकसान ना हो। तो जब आप एक केयरलेसनेस दिखाते हैं और दूसरे बंदे का नुकसान हो जाता है तो उसे कहेंगे नेग्लिजेंस। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में आए तो डेफिनेशन में आ जाएगा ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीज़नेबल मैन शुड नॉट डू, कि एक ऐसी चीज़ को करने से मना कर देना जो एक रीज़नेबल आदमी को करनी चाहिए। एंड डूइंग समथिंग विच अ रीज़नेबल मैन शुड नॉट डू, या कोई ऐसा काम कर देना जो किसी रीज़नेबल आदमी को नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नेग्लिजेंस। आगे फिर नेग्लिजेंस की 3 फॉर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहली फॉर्म है नॉनफीजेंस। क्या है जी? नॉनफीजेंस। नॉनफीजेंस कहेंगे कि फेल्यूर टू डू द एक्ट विच ही हैज़ टू डू, विच समवन हैज़ टू डू, कि कोई ऐसा काम करने से फेल हो जाना, कोई ऐसा काम ना करना जो एक रीज़नेबल आदमी को करना चाहिए। तो वो किस ज़ुमरे में आएगा? वो आएगा नॉनफीजेंस के ज़ुमरे में, कि उसने सिरे से कुछ किया ही नहीं और उसमें लापरवाही बरती, उसमें केयरलेस बरती। यानी कि एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ही बोसीदा हालत में है और उसकी रिपेयर होनी चाहिए या उसको गिरा के नई बिल्डिंग बनानी चाहिए, तो जो उसका ओनर है उसने सिरे से कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि इसकी रिपेयर की जाए या इसको नया बनाया जाए, और वो बिल्डिंग गिर जाती है जिससे की वजह से कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, बंदों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सूरत को क्या कहेंगे? नॉनफीजेंस, के जो उसकी ड्यूटी बनती थी उसने सिरे से वो की ही नहीं। और दूसरी जो इसकी किस्म आएगी, फॉर्म आएगी, वो है मिसफीजेंस। मिसफीजेंस में आ जाएगा कि उसकी जो ड्यूटी बनती थी उसने वो की तो है, बट वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं की, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। एक बिल्डिंग है, उसी एग्जांपल को मैं कोट करता हूँ, जो ख़राब हालत में है, उसने उसकी रिपेयर तो की लेकिन नाकस मटेरियल से की, वो फिर भी गिर गई जिसकी वजह से नुकसान हो गया। तो ये किस ज़ुमरे में आ जाएगा? ये मिसफीजेंस में आ जाएगा कि उसने किया बट नॉट प्रॉपरली। तीसरी चीज़ है मालफीजेंस। मालफीजेंस कहेंगे कि एक बंदे ने जो काम किया वो सिरे से ही इलीगल था, जिसकी वजह से उसकी लापरवाही की वजह से लोगों का नुकसान हो गया। उसने बिल्डिंग में कोई ऐसा मवाद जमा किया हुआ जो कि बारूदी मवाद था, पटाखों का मवाद था, और वहाँ पे आग लग गई जिसकी वजह से आस पड़ोस वालों का नुकसान हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? मालफीजेंस। तो ये तीनों फॉर्म्स किसकी होंगी? नेग्लिजेंस की। अब हम आते हैं नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स की तरफ, कि जब भी आपने किसी पे नेग्लिजेंस का केस करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सबसे पहला एसेंशियल जो इसमें आता है वो है ड्यूटी ऑफ केयर, कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है वाज अंडर अ ड्यूटी टू केयर इन दिस रिगार्ड, जिसकी वजह से उसने केयरलेसनेस दिखाई इस ड्यूटी में और आपका नुकसान हो गया। इसमें जो ड्यूटी होगी वो शुड बी ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, लीगल नेचर। ऐसा नहीं है कि वो कोई मॉरल ड्यूटी है, वो कोई एथिकल ड्यूटी है, या वो कोई रिलीजियस ड्यूटी है। ऐसी ड्यूटी होनी चाहिए जो लीगल है। इसमें एक केस है स्टेंसिबेली वर्सेस थॉमसन, जो कि 1948 में हुआ। उसमें जो प्लेंटिफ है
उसने अपने जो डिफेंडेंट है वो एक डेकोरेटर है, उसके हवाले अपना घर किया कि इस मेरे घर को डेकोरेट करो, आपके पास पूरा दिन है। तो डेकोरेटर ने वो घर डेकोरेट कर दिया और उसके बाद जब वो उस घर से निकला तो वो लॉक लगा के नहीं निकला। तो जो चोर थे उन्होंने उस घर में चोरी कर ली और जो प्लेंटिफ है उसका नुकसान हो गया। अब उसने जो डेकोरेटर है उसके खिलाफ अप्लाई कर दिया, उसके खिलाफ केस कर दिया कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान इसकी केयरलेसनेस की वजह से हो गया है। इसकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये वहाँ घर से निकल रहा है तो लॉक लगा के निकले। तो कोर्ट ने उसको डैमेजेस पे करने का कहा। तो जब भी आप किसी पे केस करें, आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि उस बंदे की एक लीगल ड्यूटी बनती थी इस जगह पे केयर करने की, जो कि उसने नहीं की। दूसरी चीज़ जो आपने साबित करनी है वो है जी, ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स प्लेंटिफ, कि जो उसकी जो लीगल ड्यूटी है वो टुवर्ड्स प्लेंटिफ है, यानी कि जिसका नुकसान हुआ है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी तरफ से वो ड्यूटी बनती है, उस बंदे की तरफ से उसकी वो ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे भी एक केस है जो कि बोरहिल वर्सेस यंग के बारे में है। यहाँ पे एक औरत थी जो कि फ़िश वाइफ थी। फ़िश वाइफ कहते हैं जो कि आप बास्केट अपने पीछे रख के फ़िश को उठाते हैं। तो वो कहीं जा रही थी, जाते जाते उसने देखा कि रोड पे एक मोटरसाइकिलिस्ट आया है। वो तेज़ी से उसके पास से गुजरा और जाके किसी कार में उसने मोटरसाइकिल ठोक दी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। अब उस लड़की ने ना उसकी डेड बॉडी देखी, ना उसको किसी कार में जाके लगते हुए देखा, लेकिन जब वो उस रास्ते से गुजरी तो उसने उस बंदे का ब्लड देखा कि वो जो नीचे लगा हुआ था। अब वो औरत प्रेग्नेंट थी, तो जैसे ही उसने ब्लड देखा उसको एक मेंटल ब्रेकडाउन आया। वो वहाँ पे ही उसने डिलीवरी कर दी बेबी की, जो कि 8 मंथ का बेबी था, और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई। तो उसने उस बंदे के ख़िलाफ़ जो मर चुका था उसके रिप्रेजेंटेटिव के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि इसके ब्लड देखने की वजह से मुझे मेंटल शॉक हुआ, जिसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो डिफेंडेंट है उसकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी जो टुवर्ड्स प्लेंटिफ हो, लिहाजा ऐसी सूरत में डैमेजेस ग्रांट नहीं किए जा सकते। तो आपने क्या साबित करना है कि जो ड्यूटी ऑफ केयर बनती है वो टुवर्ड्स प्लेंटिफ बनती है, नॉट टुवर्ड्स एनीबॉडी एल्स। तीसरी चीज जो आपने साबित करनी है वो है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि जो ड्यूटी ऑफ केयर उस बंदे की, डिफेंडेंट की बनती थी, उसने उसका ब्रीच भी किया है, उस ड्यूटी को तोड़ा भी है। यहाँ पे एक केस मैं आपको बता दूं, रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो रमेश कुमार नायक साहब थे वो किसी पोस्ट ऑफिस के पास से गुजर रहे थे, उनके ऊपर उस पोस्ट ऑफिस की दीवार गिर गई। जो दीवार गिर गई उससे उनको इंजरीज आई, जिसकी वजह से उनका नुकसान हुआ। तो उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया पे केस कर दिया कि भाई इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे ये इंजरीज आई हैं, मेरा ये नुकसान हुआ है। तो फिर कोर्ट ने उनको डैमेजेस ग्रांट किए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वालों की ये ड्यूटी बनती थी कि अगर दीवार उनकी खस्ता हालत में है तो उसको रिकवर कराया जाए। चांदनी चौक दिल्ली में एक क्लॉक टावर था जो कि गिर गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई। वहाँ पे भी लोगों को डैमेजेस मिले कि जो इंतज़ामिया है उसका ये ड्यूटी बनती थी कि वो क्लॉक टावर को रीज़नेबल हालत में रखे, सर्विसेबल हालत में रखे। तो तीसरी चीज़ आपने साबित करनी है कि उस बंदे ने, प्लेयर जो डिफेंडेंट है, उस ड्यूटी को ब्रीच किया है जो उसकी आपकी तरफ केयर करने की बनती थी। अगली चीज़ जो आपने प्रूव करनी है वो है एक्चुअल कॉज ऑफ डैमेज, कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, वो जो प्लेंटिफ है उसके जो डैमेज है उसका एक्चुअल कॉज वही उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। उसके अलावा कोई ऐसा कॉज नहीं था जिसकी वजह से उसको डैमेजेस हो जाते। जैसा कि मैंने सबसे पहले केस में जो डेकोरेटर की एग्जांपल दी कि वो जो डेकोरेटर था उसके लॉक ना लगाने की वजह से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ। तो एक्चुअल कॉज क्या था? उसका लॉक ना लगाना। तो जो डैमेज हुआ वो उसी लॉक ना लगाने की वजह से हुआ। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो भी आपका डैमेज हुआ है उसका एक्चुअल कॉज जो है वो डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है।
कई बार ऐसा भी हो जाता है प्रॉक्सिमेट कॉज, कि किसी बंदे के कॉज की वजह से एक सीरीज चल पड़ती है ऑफ इंसिडेंट्स की, कि किसी बंदे का एंड पे नुकसान हुआ लेकिन उससे पहले एक सीरीज चलती आ रही है इवेंट्स की, तो वो प्रॉक्सिमेट कॉज बन जाएगा। यानी कि उस बंदे को, जो उस बंदे ने वो काम किया है वो फोरसी कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है तो वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा होता है। अगर कोई बंदा रास्ते में गड्ढा खोद रहा है तो उसको पता होता है कि भाई कोई इसमें गिर भी सकता है, उसने फोरसी किया होता है, उसके जहन में ये चीज़ आ रही होती है। तो अगर किसी बंदे के जहन में ये चीज़ आ रही है कि उसके काम की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, तो वो भी उस काज में आएगा। इसके बारे में एक केस हुआ था प्रॉक्सिमेट काज के बारे में, पल्सगरा वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेलवे। वहाँ पे ये हुआ कि एक जो मुसाफिर था उसने पीछे बैग पैक पहना हुआ था, वो जल्दी से दौड़ रहा था ट्रेन लेने के लिए। तो ट्रेन के जो मुलाजमीन थे उन्होंने देखा कि यार ये बंदा आ रहा है, जल्दी में है, इसको हम जल्दी जल्दी ट्रेन पे चढ़ा दें। तो एक बंदे ने अंदर से ट्रेन में उसको हाथ दिया और एक बंदे ने पीछे से उसको पुश किया। तो इस सूरत में उसका जो बैग था जिसके अंदर बारूदी मवाद था, जिस तरह पटाखों का मवाद था, वो नीचे गिरा और उसमें आग लग गई। आग लगते ही उसमें से एक जो फायर वर्क्स थी वो जाके किसी एक बंदे को लगी, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया। अब उसने केस कर दिया रेलवे कंपनी के मुलाजमीन पे कि इनकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो बंदे हैं इनके जहन में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे पता चल सके कि किसी दूसरे बंदे का कोई नुकसान हो जाएगा। उन्होंने जो काम भी किया वो एक बोनाफाइड तरीके से दूसरे की मदद के लिहाज से किया। उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनके इस काम की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है, लिहाजा उनको डैमेजेस जो हैं वो ग्रांट नहीं किए गए। तो ये आ जाएगा प्रॉक्सिमेट काज की तरफ में। उसके बाद अगली चीज़ आपने जो प्रूव करनी है वो है कॉन्सिक्वेंशियल हार्म, कि जो भी सीरीज ऑफ ये वर्क हैं उसके बाद आपको कोई ना कोई हार्म हुआ है। ये हार्म जो है ये बॉडीली हार्म भी हो सकता है, रेपुटेशन का हार्म भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का हार्म भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। मतलब कोई भी जो हार्म है वो आपने एंड पे आके उसको भी प्रूव करना है। एक दिल्ली में एक सर्जन के ख़िलाफ़ केस हुआ था कि जिन्होंने अनस्थीसिया किए बिना ही ऑपरेशन कर दिया, तो फिर कोर्ट ने उनको 1,60,000 रुपये डैमेजेस जो है ना वो डाले थे कि वो प्लेंटिफ को दें। तो आपने एक हार्म जो है वो भी प्रूव करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखे प्लेंटिफ के लिहाज से कि प्लेंटिफ ने क्या चीज़ प्रूव करनी है। अब आ जाते हैं डिफेंसेस की तरफ कि जो डिफेंडेंट है उसने क्या चीज़ दिखानी है। फिर जो सबसे पहला डिफेंस अवेलेबल है वो है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। कंट्रीब्यूटरी जैसे कि इसके वर्ड से ही जाहिर है कि जो भी नेग्लिजेंस हुई वो कंट्रीब्यूशन से हुई, यानी कि कुछ नेग्लिजेंस प्लेंटिफ की तरफ से हुई और फिर कुछ नेग्लिजेंस जो है वो डिफेंडेंट की तरफ से हुई। अब उसने ये साबित करना है डिफेंडेंट ने कि जो भी नेग्लिजेंस हुई है उसमें प्लेंटिफ का भी हाथ है। एक केस हुआ था शेल्टन वर्सेस I&W रेलवेज़ 1946 में। एक बंदा शेल्टन जिसका नाम था वो एक क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग पे रेलवे क्रॉस कर रहा था, तो उसका मसला था कि वो डेफ था, यानी कि वो सुनता नहीं था। तो जब ड्यूटी पे मामूर बंदे ने उसको देखा तो उसने उसको शाउट किया कि आप यहाँ से क्रॉस ना करो, लेकिन चूंकि उसने सुना नहीं, वो सुन नहीं सकता था, उसने क्रॉस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ट्रेन ने उसको हिट किया और उसको इंजरीज आई। तो उसने ट्रेन वालों के ख़िलाफ़ अप्लाई कर दिया। तो मुलाजम ने कहा कि भाई मैंने तो उसको शाउट किया था लेकिन ये सुन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आ गई, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आ गई। वो सुन नहीं सकता था लेकिन इसने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, इसने अपनी पूरी आवाज़ से उसको कहा कि भाई ये क्रॉस ना करो। तो इस कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के जो डिफेंस है इसमें आपको डैमेजेस ग्रांट नहीं होंगे। दूसरा जो डिफेंस है वो है एन एक्ट ऑफ गॉड।
तो अल्लाह इज़ द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर जो भी काम करता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ अल्लाह, तो तब भी आपके ऊपर डैमेजेस नहीं आएंगे। सबसे पहले ये जो एक्ट ऑफ गॉड है, ये निकोलस वर्सेस मार्सलैंड केस में 1876 में मंजर आम पे आया इन द शेप ऑफ केस लॉ, जहाँ पे एक बंदा था जिसने अपनी ज़मीनों पे आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई थी और बड़े वेल मैनेज तरीके से उसने रिजर्वायर्स बनाए हुए थे और वो लेक्स को मैनेज कर रहा था बिल्कुल लीगल तरीके से। तो क्या हुआ, बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ जो कि ना थमने वाला था। तो बारिशें होती गई और उसकी लेक्स जो हैं वो, उसका रिजर्वायर जो है वो फुल हो गया और उन्होंने उसका बंद तोड़ा। और जब वो पानी बाहर निकला तो बाहर जाके उसने 4 ब्रिज जो थे गवर्नमेंट के वो तोड़ दिए। तो ऐसी सूरत में उसने ये प्ली ली कि दिस वाज एन एक्ट ऑफ गॉड। मैंने जो अपनी लेक्स मैनेज की हुई थी बड़े वेल मैनेज तरीके से मैनेज की हुई थी, लीगल तरीके से मैनेज की हुई थी। तो कोर्ट ने फिर क्या किया, कोर्ट ने फिर उसको डैमेज ग्रांट नहीं किए। अगली चीज़ जो डिफेंस हो सकता है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल कहते हैं कि फिजिकली अनअवॉइडेबल, कि आपके सही तरह ड्यू केयर करने के बावजूद भी आप उस एक्सीडेंट को होने से नहीं रोक सकते, तो उसे क्या कहेंगे, उसे इनएविटेबल एक्सीडेंट कहेंगे। एक केस हुआ था ब्राउन वर्सेस कैंडल का 1850 में, जहाँ पे इन दोनों के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और वो दोनों कुत्तों को छुड़ा रहे थे। इतने में एक जो है वो एक डंडा ले आया और उसने हल्का हल्का कुत्तों को हटाने के लिए मारना शुरू किया। तो वो डंडा दूसरे बंदे की आंख में लग गया, जिसकी वजह से उसकी आंख जख्मी हो गई। उसने केस कर दिया कि भाई इसने मेरी आंख में डंडा मारा है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने ये कहा कि बिकॉज इट वाज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, कि इसको रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एक जो उसका काज था वो ये नहीं था कि इसको नुकसान पहुंचाया जाए। और यहाँ पे उसकी केयरलेसनेस नहीं है। कोई भी गाड़ी जा रही है, वो अपनी प्रॉपर स्पीड में है, एक लीगल स्पीड में है, और उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं और वो कहीं पे जाके किसी को लग जाती है। तो ऐसी सूरत में दिस वाज एन एक्सीडेंट विच वाज इनएविटेबल। तो आप फिजिकली जितनी भी कोशिश कर लें आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, जितनी भी केयर कर सकें आप उसको जो है ना अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा दैट इज़ आल्सो अ वैलिड डिफेंस टू द नेग्लिजेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।